जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा हम करने वाले हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर बीती रात जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। फिर वो इराक के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, अभी तक जो जानकारी मिल रही है 20 के आसपास ईरान समर्थित मिलिशिया की मौत हो चुकी है। जो बाइडेन ने कहा था, जब उनके 3 जवानों की मौत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा था कि बदला हम लेंगे, कहां लेंगे, कब लेंगे, ये हम तय करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने बदला ले लिया है। कल ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो ईरान उसके लिए तैयार है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान वर्सेस अमेरिका होने वाला है? क्या ये जंग तेहरान तक पहुंचने वाली है? ऐसे कुछ सवाल जिन्हें समझना जरूरी है। इन्हीं सवालों को समझाने के लिए जो स्क्रीन पे आप जिन्हें देख रहे हैं, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जाने माने एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजरा है। इस वक्त किसी भी वक्त क्या कुछ हो जाए, कोई नहीं जानता। सवाल यही सर, 3 मोर्चे इस वक्त खुल चुके हैं। एक तरफ इजराइल हमास की जंग है, रूस यूक्रेन आपस में भिड़े हैं। अगर ईरान वर्सेस अमेरिका भी हो जाता है तो क्या ये मैं मान के चलूं कि अब दुनिया धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? बहुत सारे मुद्दे हैं, सवाल है, उनको भी समझूंगा, लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिए। हाँ राजेश, जब ईरान समर्थित मिलिशिया ने अटैक किया था जोर्डन में, जो टावर 22 इलाका है वहां पर, तो उसमें 3 अमेरिकन फौजियों की मौत हो गई। उसके बाद से जो बाइडेन ने कहा कि हम अपने हिसाब से, अपने समय से, अपने प्लेस ऑफ चूजिंग यानी जगह सिलेक्ट करेंगे और हमला करेंगे। उस वक्त दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एक कयास लगा रहे थे कि क्या ये हमला अमेरिका ईरान पर करेगा। ये देखना पड़ेगा कि 8 अक्टूबर से, पिछले साल जब से हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई है, तब से अब तक सीरिया में और इराक में कम से कम 160 हमले ईरानियन समर्थित मिलिशिया ने और आतंकवादियों ने अमेरिका के बेस में किया है, सीरिया में और इराक में। अब क्या ये हमला अमेरिका ईरान पर करेगा, ये एक टेंशन थी दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को। और उसका जवाब हमने आज देख लिया कि अमेरिका ने हमला किया, लेकिन वही कहते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अमेरिका ने हमला किया, लेकिन जो टारगेट सीरिया के अंदर थे, जो टारगेट इराक के अंदर थे, उनके ऊपर किया। अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया। मैं इस चीज को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बाइडेन इस वक्त बहुत ही चिंतित हैं। उनको लगता है कि अगर एक और वॉर फ्रंट खोल लेंगे तो अमेरिका पूरी तरह से दलदल में फंस जाएगा और कहीं पर भी सफल नहीं होगा। आधे अमेरिका के जो हथियार हर रोज अमेरिका बनाता है वो जा रहे हैं यूक्रेन। ओके। आधे अमेरिका के हथियार जो अमेरिका बना रहा है वो जा रहे हैं इजराइल। इसके बाद अब अमेरिका के पास फिलहाल ईरान से लड़ने के लिए जो हथियार हैं, डेली हर रोज जो प्रोड्यूस होते हैं, हर हफ्ते जो तैयार करता है हथियार अमेरिका, वो बचेंगे नहीं। ऐसे भी अमेरिका जो है अपने हथियारों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ताइवान के आसपास रखता है, ताकि अगर चीन ताइवान पर बुरी नजर डाले तो अमेरिका वहां क्या करेगा, ताइवान पर, साउथ चाइना सी में। तो अमेरिका अपने हथियारों का ज्यादा बड़ा जखीरा जी। जापान में रखता है, साउथ कोरिया में रखता है, फिलीपींस में रखता है, ऑस्ट्रेलिया में रखता है, ताकि वो ताइवान और साउथ चाइना सी में चीन के एडवेंचरिज्म को कंट्रोल कर सके। तो अमेरिका फिलहाल ईरान से भिड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। राजेश, एक और चीज समझने की बात है कि जी। अगर अमेरिका ने गलती से ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान को मालूम है क्या करना है। ईरान ने ना पर्शियन गल्फ को बंद कर देना है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और अरेबियन सी का जो अरब सागर का उत्तरी भाग है, उसको ईरान ने बंद कर देना है। ईरान जैसे हुती अभी लाल सी में अटैक कर रहे हैं शिपिंग पर, ईरान ने अपनी सरजमीन से अटैक शुरू कर देने हैं। इंटरनेशनल जो पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल लेकर पर्शियन गल्फ से दुनिया भर के जहाज जा रहे हैं। तो जी। अमेरिका को तो फिर बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा।
इसलिए अमेरिका फिलहाल किसी भी तरह से ईरान पर हमला करने से बच रहा है। जी राजेश। दो बहुत सारे सवाल हैं सर, जिनको हमें समझना होगा, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन भी होने वाले हैं। जो बाइडेन पे आपने भी कहा कि प्रेशर बहुत है, लेकिन जब हम अमेरिका का इतिहास देखते हैं सर, खासकर मैं 2000 के बाद से ही देख रहा हूँ। विल क्लिंटन की बात करें, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात करें, जो सेकंड में आए थे, या ओबामा की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ये तो यही जाहिर करता है कि जिस जिस राष्ट्रपति ने फर्स्ट टर्म में किसी दुश्मन देश को निशाना बनाया, उसको सेकंड टर्म बड़ी आसानी से मिल गया। तो क्या ये ना मान के चले कि जो बाइडेन उस तरफ भी सोच रहे हैं? और अमेरिका का तो इंडस्ट्री तभी चलेगी जब हथियार यूज होंगे, बिकेंगे सर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चाहता है कि दुनिया भर में टेंशन रहे ताकि उनके हथियार बिक्री हो जाएं। दोनों पार्टी जो सेनेटर्स हैं, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे रिपब्लिक हो, उनके सेनेटर्स भी हैं, वो भी इस ध्येय को यानी इस लक्ष्य को हासिल करने में गाहे बगाहे मदद करते हैं। अभी अमेरिका की दिक्कत यह है, जो बाइडेन की दिक्कत फिलहाल ये है कि ट्रंप बार बार ऐसा बोल रहे हैं जी। कि अगर वो जीतते हैं इलेक्शन तो ट्रंप क्या करेंगे, वो तुरंत यूक्रेन का युद्ध बंद करा देंगे। कैसे? रूस से बातचीत करके। और ट्रंप बार बार ये बोल रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत गए इलेक्शन तो वो क्या करेंगे, इजराइल और हमास का युद्ध बंद करा देंगे। कैसे? नेतन्याहू को ये बोलकर कि अब तुम बातचीत से ही इस इजराइल हमास युद्ध का जो आंसर है वो जी। ढूंढो। तो अब जो बाइडेन को लग रहा है कि अगर वो ईरान पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो बॉडी बैग्स आ जाएंगी। ये बॉडी बैग से मतलब है कि अगर ईरान से युद्ध हुआ तो डेफिनेटली 300 नहीं, युद्ध खिंचेगा तो 300 अमेरिकन ट्रुप्स मारे जाएंगे, चाहे उनके नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या आर्मी के हों। और उनका जो शरीर है, बॉडी बैग्स, वो अमेरिका पहुंचेंगे और इलेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। अमेरिका की जो जनता है वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। अमेरिका के लोग अभी तक हाल फिलहाल में ही जो अफगानिस्तान से उनको दौड़ना पड़ा सब कुछ छोड़कर, उसको भूले नहीं है। जी। तो अमेरिका को मालूम है कि फिलहाल उनकी चादर जो है वो बस जितना पैर फैलाना था फैला ली है, इससे आगे चादर के अंदर पैर फैलाना, चादर के बाहर पैर फैलाने की उनकी औकात नहीं है। और ईरान, याद रखना पड़ेगा कि ईरान तो चाहता है कि किसी तरह से टेंशन फैले ताकि दुनिया के जितने देश हैं उनको क्रूड ऑयल मिलने में दिक्कत बढ़ जाए। इससे ओके। ईरान की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि तब क्या ईरान करेगा कि लैंड रूट से ईरान ने अपनी पाइपलाइन बिछाई हुई है दुनिया के सारे मित्र देशों को, तो वो अपने सारे मित्र देशों को तो पाइपलाइन से ऑयल सप्लाई करता रहेगा। और अमेरिका के जो फ्रेंडली देश हैं उनके ऊपर मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि उनका सारा कच्चा तेल फारस की खाड़ी से टैंकर्स के द्वारा जाता है, जिसको कि ईरान डरा देगा, धमका देगा, क्षति कर देगा या डुबा देगा। जी राजेश। मैं बहुत सारे सवाल है सर, क्योंकि अब ईरान की ही अगर बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से ईरान इजराइल हमास जंग के बाद एक नेगेटिव किरदार में निकलकर सामने आया है, दुनिया को ईरान का असली फेस पता चला कि किस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट में आतंकी ग्रुप है उन्हें ईरान समर्थन दे रहा है। चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें, हुती की बात करें, या तमाम इस्लामिक फ्रंट जितने इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं। तो क्या ये अमेरिका के लिए एक अच्छा फैसला नहीं होगा कि ईरान की इस चुनौती को खत्म किया जाए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में और परेशानियां खड़ी करेगी सर? हाँ, अमेरिका चाहता तो ये है कि किसी तरह से ऐसी कार्रवाई ले कि ईरान जो है कंटेन हो जाए, यानी सीमित हो जाए, एक दायरे में आ जाए। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में अभी एक इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। पेंटागन भी बार बार व्हाइट हाउस को यही बोलता रहता है, मिलिट्री सलाह की बात कर रहा हूं, कि हमारे जो फौजी डिप्लॉयड हैं सीरिया में, हम उनके, अमेरिका के जो फौजी डिप्लॉयड हैं इराक में, उनको भी विड्रॉ कर लिया जाए। क्योंकि जो लॉन्ग टाइम डिप्लॉयमेंट हो गई है अमेरिकन फौजियों की सीरिया में, अमेरिकन फौजियों की इराक में, उससे वो वहां के जो मिलिशिया हैं उनको दबा नहीं पा रहे हैं।
उनको समझ नहीं आ रहा कि उस कहानी को खत्म कैसे करें। एंड गेम अमेरिकन फोर्सेस को सीरिया में और इराक में एंड गेम नजर नहीं आ रहा है। लगातार पिछले दशकों से, सद्दाम हुसैन के टाइम से ही, जब से सद्दाम हुसैन को अमेरिकन ने पकड़ा और खत्म किया, तब से ही दलदल में इराक के और सीरिया के दलदल में अमेरिकन फौजें फंसी हुई हैं। वो थक गई हैं, अब वो वहां से निकलकर वापस अमेरिका जाना चाहते हैं। ये रोज पेंटागन की एडवाइस होती है व्हाइट हाउस को। जी, मैं एक चीज अगर ईरान के लिहाज से आपसे समझना चाहूं तो ईरान की अगर हम पावर को देखें तो कुछ नजर नहीं आती। जब हम उसकी एयरफोर्स को देखते हैं तो पता चलता है कि 1980s के बाद कोई ऐसा बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं है, फाइटर जेट नहीं है जो उसमें शामिल हुआ है। जो कुछ देन है वो 80 के दशक में जो कुछ अमेरिका से मिला हुआ था। तो एक ड्रोन की पावर उसके पास है, मिसाइल की पावर उसके पास है, लेकिन अगर बात करें एयरफोर्स की तो वहां पर नेवी की, वहां पर वो कुछ अमेरिका के सामने स्टैंड नहीं करता है। किस लिहाज से इस कंपैरिजन को भी हम देखें सर? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की एयरफोर्स में कोई दम नहीं है, ईरान की नेवी में भी कोई दम नहीं है, और ईरान की जो आर्मी है, आईआरजीबी जो है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो भी टोटली जमीन बेस्ड है, और उनमें भी जो लड़ाई करने की क्षमता है वो बहुत ही सीमित है। लेकिन हमें एग्जाम्पल अमेरिका क्यों डर रहा है? अमेरिका इसलिए डर रहा है कि उन्होंने देख लिया कि जो हिजबुल्ला जो इजराइल पर हमला कर रही है लेबनान से, हिजबुल्ला जी, जो इजराइल पर हमला कर रही है सीरिया से, उसको भी एक बहुत हाईली मोटिवेटेड और प्रोफेशनल और असीमित रिसोर्सेज वाली इजराइल की फौज ने कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और जी, इस तरह से अमेरिका ने पिछले 4 महीने में देख लिया है कि हूती, जो कि कुछ भी नहीं है, सैंडल्स में लड़ते हैं, चप्पल में लड़ते हैं, उन्होंने भी लाल सी में दुनिया भर की नेवीज की सांस फुला दी है। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान के और पास चला जाएगा, स्टेट ऑफ हार्मुज की बात कर रहा हूं, महज जी, कुछ किलोमीटर चौड़ा है। फारस की खाड़ी की बात कर रहा हूं, वहां तो ईरान से आप पत्थर भी फेंकोगे तो फारस की खाड़ी के बीच में आके गिरेगा। तो ओके, अमेरिका को मालूम है कि वहां अगर युद्ध किया तो अमेरिका के लिए वहां पर कंट्रोल करना या डोमिनेट करना इम्पॉसिबल है। ओके, जो अमेरिका की नेवी है वो फारस की खाड़ी में फंस जाएगी। अमेरिका की नेवी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बॉटल नेक हो जाएगी, यानी घिर जाएगी। और ईरानियन को सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि हर रोज रात के अंधेरे में एक दो कमांडो, एक दो छोटे छोटे नाव में धाऊ में भेज दो, और एक जी, वो मैग्नेटिक लिम्पिट माइन लगा दो। अमेरिका थक जाएगा ईरान से लड़ते लड़ते, और फाइनली अमेरिकन फौज को वही करना पड़ेगा जो उनको अफगानिस्तान में करना पड़ा, यानी भागो। जी, ओके। बस एक आखिरी सवाल जो शायद इस चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब है। ईरान अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, बना लेता है, तो ये इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा है। तो जो तनाव इस वक्त हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच, क्या हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि अमेरिका तेहरान की तरफ बढ़ना चाहता है ताकि उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जा सके? क्योंकि अगर ये बनकर तैयार हो गया तो फिर इजराइल और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सर। हाँ, ईरानियन न्यूक्लियर हथियार जो हैं, रोज कहा जाता है कि करीबन करीबन तैयार हैं, यानी अगले कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में, या 1-2 साल में ही ईरान पहला एटमी हथियार बना लेगा। देखना पड़ेगा कि ईरान इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहता है। ईरान इसका इस्तेमाल तभी करेगा अगर इजराइल या अमेरिका जरूरत से ज्यादा दबाव ईरान पर डालते हैं। ईरान ने अगर बम बना लिया तो ऐसे नहीं हुआ इजराइल की तरफ फेंक देगा। ईरान उसको इस्तेमाल करेगा एज ए स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, यानी बना के रखेगा अपने पास, लेकिन इस्तेमाल करेगा करेगा नहीं, लेकिन करेगा भी तो तभी करेगा अगर इजराइल या अमेरिका डायरेक्ट हमला, एक जनरल अटैक ईरान पर कर दें। ये समझना पड़ेगा कि 1979 तक तो ईरान और अमेरिका दुनिया के सबसे पक्के दोस्त थे।
बिल्कुल सर। 1979 तक तो वहां पर ईरान के जो शाह थे मोहम्मद रजा पहलवी, वो अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त थे। तो जी अमेरिका ने उनको चिढ़ा कैसे दिया? अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि ईरान से उसकी दोस्ती हो जाए। और जहां तक ये न्यूक्लियर इशू है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि ईरान फिर से एक बार राजी हो जाए फॉर न्यूक्लियर वेरिफिकेशन। जैसे कि पहले एक बार ईरान राजी हो गया था। जी ये बैकडोर डिप्लोमेसी में वो चल रहा है। ये समझना पड़ेगा कि ईरान अगर एटमी हथियार बनाता है तो उसका इस्तेमाल वो पहले कभी नहीं करेगा। वो इसका इस्तेमाल तभी करेगा अगर ईरान को लगे कि अमेरिका उसको खत्म करने पर तुल गया है। जी। जी, चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।